नमस्कार, स्वागत है आपका HP24/7 चैनल के आपके पसंदीदा कार्यक्रम मुखातिब में। और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। मुखातिब में बड़ी ही बेसब्री से जिनका आप इंतजार कर रहे थे, आज मुखातिब में आपके सामने हैं। चलिए स्वागत करते हैं सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर जी का। सर, सबसे पहले मुखातिब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि सरकार को बने हुए पूरे 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीनों में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही है? 8 महीने में सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी बात, एक तो 8 महीने के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ सीधा संपर्क, सीधा संवाद जी। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमने 52 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कर लिया जी। 68 में से जी। और उसके पश्चात बजट की जितनी भी हमारी योजनाओं की घोषणा, उनको अमली जामा पहनाने की दृष्टि से हमने बहुत तेज गति से काम आगे बढ़ाया है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक विषय को लेकर के जो हमारे विपक्ष के मित्र बात कहते रहते थे कि दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, कई शब्दों का उनने चयन किया, मैं उचित नहीं समझूंगा उस बारे में कहना। जी। दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से मिलना, पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलना, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलना, उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में मात्र 6 महीने के कार्यकाल में, भले ही 8 महीने का कार्यकाल पूरा जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, लेकिन योजनाएं 6 महीने के कार्यकाल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को मिलना जी। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता है। जी सर, जैसे आपने कहा कि हिमाचल को जो योजनाएं मिली हैं, मैं इसी पे जिक्र करूंगी। केंद्र सरकार से अब तक कितनी हमें योजनाएं मिली हैं, जैसे आपने कहा, और हिमाचल को कितना सहयोग मिल रहा है केंद्र से खासकर? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश को मदद कर रही थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी जी। उस वक्त भी सहयोग में कमी नहीं रही। लेकिन सर, लेकिन नई तो ये लगते रहे कि कोई सहयोग ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि उनको इस सारी बात को लेकर के समझना चाहिए कि हिमाचल का पक्ष केंद्र के समक्ष कभी वो ठीक प्रकार से नहीं रख पाए। एक तो वो कमी रही, और दूसरी सबसे बड़ी कमी, नई योजनाएं बनाना और योजनाएं बना करके केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजना, ये काम प्रदेश सरकार का था और वो सरकार नहीं कर पाई। हमने सरकार आने के बाद तुरंत ये काम शुरू किया, चाहे वो हमारी IPH की योजनाओं की बात है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे वो टूरिज्म की बात है, चाहे उसके अलावा हमारे दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है, चाहे वो हेल्थ की बात है। जिन जिन योजनाओं के अंतर्गत हमने केंद्र में अपना पक्ष रखा, केंद्र ने हमारे पक्ष को सुना और बात हमने जब भी की वो पूरे दम के साथ की, और हिमाचल का पक्ष जब हमने जोरदार ढंग से रखा उसमें हमको सफलता मिली। जो हमने कहा उसकी स्वीकृति अभी ताज़ा कुछ दिन पहले ही जो पिछला हमारा कैबिनेट, केंद्र के यूनियन कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें हिमाचल प्रदेश को जो है वो NDRF की बटालियन मिलना, जो बहुत लंबे समय से एक इश्यू था। जाते थे, कहते थे, बात करते थे कि NDRF की बटालियन हिमाचल को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली, लेकिन अब वो भी मिल गई। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 8 महीने का जो हमारा कार्यकाल पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, और अब सरकार ने विकास कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम और अच्छे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सर, बीजेपी जब सत्ता में आई थी, चुनावों के वक्त बहुत सारे वादे किए गए थे, तो अब सरकार बनने के बाद, जब से आपकी सरकार बनी है, उसके बाद कितने वादे पूरे किए गए, जनता से किए गए? बहुत सारे वादे हमने इस तरह से नहीं किए जी, और जो वादे किए हैं वो हमारे ध्यान में है, और उनमें से बहुत सारे वादों पर काम चल रहा है। कुछ वादे हमने पूरे कर लिए और कुछ की शुरुआत की है, और आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ जो वादे किए हैं, जो बातें हमने कही हैं, अपने विजन डॉक्यूमेंट में कही हैं, वो सारी बातें पीछे रह जाएंगी
यदि कि उनको बहुत जल्दी हम पूरा कर लेंगे, उससे आगे बढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी सर, इसी से रिलेटेड है मेरे इसी से यही सवाल कि क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, नशा खासकर हिमाचल में अपने पैर पसारता जा रहा है, युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं? ये सचमुच में चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है और प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है जी। और इस बात से मैं सहमत हूँ कि हिमाचल भी उसमें अछूता नहीं है जी। और इस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने काम किया है और सख्ती भी की है। परिणाम उसके हुए हैं और परिणाम ये हुए हैं कि बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए, बहुत सारे मामले में गिरफ्तारियां उन लोगों की हुई जो ये ड्रग्स का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगा कुछ अरसे पहले कि जब हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 के लगभग मामले जो है हमारे ड्रग्स के मामले दर्ज हैं और उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जब हमने देखी कि उसमें हिमाचल के ही सारे क्या, तो बहुत बड़ी तादाद उसमें ऐसी निकली जो हिमाचल से बाहर के लोग हैं। और जब हिमाचल से बाहर की बात आई तो उसमें सबसे बड़ा नंबर पंजाब का था और उसके बाद दूसरा नंबर हरियाणा का था। तो मुझे लगा कि इस विषय को लेकर के हमको पंजाब और हरियाणा और उसके साथ पड़ोसी राज्यों के साथ भी हमको बातचीत करनी चाहिए कि हम जॉइंट कैंपेन, जॉइंट कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और इसकी आवश्यकता वो लोग भी महसूस कर रहे थे। मैंने ये प्रस्ताव रखा हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के समक्ष और उनके साथ साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री के समक्ष। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पहल पर पिछले कल एक पहल, ऐतिहासिक पहल जो आज से पहले कभी नहीं हुई, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री के नाते मुझे चंडीगढ़ पहुंचना था, मौसम खराब होने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनके साथ ज्वाइन किया। लेकिन वहां पंजाब के, हरियाणा के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित हुए उस बैठक में और उसके साथ साथ में दिल्ली के डीजीपी, दिल्ली के ये जो सेक्रेटरी होम, राजस्थान के डीजीपी, राजस्थान के सेक्रेटरी होम और उसके साथ साथ में चंडीगढ़ के भी। तो ये तमाम राज्यों के जो है अधिकारी और नेता वहां पर उपस्थित होकर के लगभग 3 घंटे की लंबी बैठक हुई है। उस लंबी बैठक का हिस्सा मैं भी बना रहा यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उसके कुछ हमने निर्णय लिए हैं और उस निर्णय में मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहल की है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हमारा सबका साझा है और केंद्र में पड़ता है, तो वहाँ पर पंचकुला में एक सेक्रेटेरिएट इसका बना करके इसकी व्यवस्था कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों के साथ हम आगे किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बिठा करके जो है ड्रग्स को रोक सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। सर, जिस तरह की ये बैठक की गई, दूसरे राज्यों के साथ बैठक की गई, अब आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा जो नशा माफिया है उन पर नकेल कसी जा सकेगी? लेकिन निश्चित रूप से इसका परिणाम होगा, खासकर और परिणाम जिस तरह से सर आजकल छन्नी बेड़ी में हो रहा है, सांझा ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद आपका एकदम से ये कदम उठाना और काफ़ी काबिले तारीफ है ये, लेकिन लगता है कि अब नशा माफिया पर लगाम कसी जा सकेगी इस पर? निश्चित रूप से इसका परिणाम होगा और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हम अधिकारियों के स्तर पर हमने ये काम शुरू कर दिया था। हमने जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। उसमें हमारे जो नूरपुर के साथ, पंजाब के साथ लगता इलाका है, उसमें वहाँ पर हमने ऑपरेशन किया और उसके साथ 2-3 जगह और जगह भी किया, उसके भी परिणाम आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ अरसे से हमने जो सख्ती की है उसका परिणाम ये हुआ कि जो उसमें व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो है, जो कुछ लोग तो उसमें नाइजीरियन पकड़े गए। जी बिल्कुल। और उनको पकड़ने में जो हमारी पुलिस उसमें सफल इसलिए हुई क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि परिणाम होंगे जब हम सब मिल करके एक पूरे ताकत के साथ इस सारे ड्रग माफिया को तोड़ने के लिए जो है एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ेंगे। सर, इससे मेरा अलग सवाल है, नशे से बिल्कुल अलग सवाल है। आपने शुरू किया है, सरकार ने शुरू किया है लोगों की समस्याओं को लेकर जनमंच कार्यक्रम, काफ़ी कारगर साबित हो रहा है ये कार्यक्रम।
तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अब जो लोगों को समस्या होती है एकदम से जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से समाधान हो जाता है। मैंने कहा था कि सरकार बनने के बाद कुछ अंतर महसूस करेंगे आप जी। जो लोग भटकते थे दफ्तरों में और एक बार बार जाना होता था, छोटे से काम के लिए बार बार जाना होता था, और ऐसी परिस्थिति में इस बात को हमको मना नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है जो स्वीकार करना चाहिए कि दफ्तर में बहुत सारी तादाद में लोगों का काम करने की शैली, काम करने का तरीका, कि समय पर काम नहीं करना, काम को लटकाए रखना, और जो आसान काम है उसको भी जटिल बना करके रखना। और ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि हमको सीधा लोगों के बीच में जाकर के समस्या का समाधान करने के लिए काम करना है। तो हमने जनमंच की शुरुआत की जी। और जनमंच का अभी हमारा तीसरा दौर हुआ। हर महीने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है हर जिले में एक मंत्री जाकर के सारा जिला का प्रशासन वहां पर उपस्थित होगा, और जितनी भी शिकायतें वहां पर मौके पर आती हैं, जो निपटाने योग्य होती है, उनका मौके पर निपटान किया जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी जो रहती है उनके समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो अपने स्तर पर फॉलोअप करेंगे, और उसके बाद अगर कमी रहती है तो मंत्री को कहा है कि मंत्रियों के पास वो आकर के जनमंच की जो शिकायतें आएंगी वो मंत्री के स्तर पर जो आकर के उस विभाग से संबंधित जो है वो उस पर निर्णय करेंगे। और उसके बाद भी कहीं रहती है, उसके बाद भी रहती है तो वो मुख्यमंत्री के स्तर पर उसका समाधान करने का हमने प्रावधान किया है। सर, आपने कहा मुख्यमंत्री स्तर पर, मंडी के लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंडी आए और उनकी समस्या सुने, तो उनका सपना कब? मैं मंडी जाता हूँ, मैं खुले में बैठता हूँ, नहीं, जनमंच कार्यक्रम के तहत आपको देखना चाहते हैं। इसके लिए हम एक प्रावधान सोच रहे हैं जी। पहले हम इस बात के लिए विचार कर रहे थे कि भी क्या ये संभव है कि मुख्यमंत्री जनमंच में जाकर के कार्यक्रम को करें, लेकिन वो व्यवहारिक उस दृष्टि से नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उन सारी चीज़ों को उस तरह से करने में कठिनाई आएगी। ऐसी परिस्थिति में फिलहाल हमने जो जनमंच का माध्यम एक तरीका जो अपनाया है वो कारगर साबित होता जा रहा है, उसका परिणाम बहुत अच्छा चल रहा है, और लोगों के बीच में ये बहुत लोकप्रिय एक कार्यक्रम बन करके सब लोग अब लोगों के वहां से मांग आ रही कि हमारे यहाँ जनमंच का कार्यक्रम रखिए, हमारे यहाँ जनमंच का कार्यक्रम रखिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का परिणाम बहुत बेहतर है, और उस बेहतर परिणाम का ये है असर ये है कि उसकी मांग बढ़ी है, और मांग इसलिए बढ़ी है कि लोगों को मौके पर समस्या का समाधान मिल रहा है। सर, जब से सरकार आई है, इससे पहले भी बेरोजगारी थी, सरकार को आए हुए अभी महज 8 महीने पहले से भी बेरोजगारी हिमाचल में थी, और इसमें आपका जो चुनाव के वक्त आप लोगों ने कहा था बेरोजगारी भी हटाई जाएगी, तो बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? कि बेरोजगारी एक समस्या ऐसी नहीं है, ये 2-4 महीने या 6 महीने या 8 महीने में ही खड़ी हुई है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो हिमाचल की नहीं, पूरे देश की नहीं, दुनिया की समस्या है, और ऐसी परिस्थिति में ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और हम इस बात से सहमत हैं, आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, लगभग जिसको आंकड़ों के हिसाब से हम कहें कुछ 9 लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, सही आंकड़ा इसको इस रूप में हम देखते हैं, लगभग 10 लाख के लगभग आंकड़ा जो बेरोजगारों का जो रजिस्टर्ड है अभी तक, ये जानकारी है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए संख्या बहुत बड़ी है, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, चिंतित भी हूँ कि पहले क्या होता था कि बहुत कम शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग होते थे उनका रोजगार का जो है वो सरकारी नौकरी की बात आती थी। अब बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ गया, शिक्षा का विस्तार हो गया, और शिक्षा हासिल करने के बाद उस शिक्षा के माध्यम से रोजगार का जब सृजन नहीं हो पाता, उसका माध्यम नहीं बन पाता, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय नौजवानों के लिए बना है। और हम इस बात को लेकर के कर रहे हैं कोशिश कि सरकारी क्षेत्र में ये कभी संभव किसी सरकार के लिए हो नहीं सकता कि सबको नौकरी दी जाए सरकारी क्षेत्र में। ऐसी परिस्थिति में अपना नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो,
उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में रोजगार सृजन की दृष्टि से हमने जो है नौजवानों को बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत उनको स्वावलंबी अपने आप स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हमने शुरू की है, उस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभ देने की बात करी। अगर कोई छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और उसमें उसको उपदान दिया है 25% जो है वो उस पर जो हमने उपदान दिया है, और उसके साथ साथ उपदान अगर कोई महिला है, हमारी कोई बेटी कोई इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके लिए 30% है, 30% है। और उसके साथ और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जहां रोजगार के सृजन के लिए अपने आप जो है हम साधन खड़े करें, वो मुझे लगता है कि उस एरिया को फोकस करने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से हम फोकस कर रहे हैं। आईटी सेक्टर है बहुत सारा, जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो उसमें बहुत बड़ी संभावना है। उस दृष्टि से हम वो भी करने की कोशिश करें। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी एक संभावना है, जिसमें रोजगार के सृजन आने वाले समय में आपको दिखेंगे जब हमारा पर्यटन के क्षेत्र में काम और बढ़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसमें काम कर रहे हैं। कठिन है, चुनौती है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है उस पर कोशिश कर रहे हैं। सर, पर्यटन की आपने बात की, इसी से रिलेटेड मेरा आपसे सवाल है। पर्यटन की हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं हैं पर्यटन की, लाखों सैलानी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, लेकिन सुविधाएं पूरी नहीं है। क्या कर रही है सरकार कि सुविधाएं पूरी हो? मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, आज से पहले पर्यटन भाषण में होता था, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए ना कभी सोचा, ना करने की कोशिशें हुई। जी। सिर्फ होटल खड़ा कर देना और रेस्टोरेंट बढ़ा देना, ये पर्यटन को आकर्षित करने के लिए काफ़ी नहीं है। जी। हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हम अपने भाषण में तो व्यक्त करते रहे, भावनाओं में व्यक्त करते रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीन पर करने की जहाँ तक बात आती है उसमें हम नहीं कर पाए। हम सीधी से अगर नज़र मारें, टूरिज्म डिपार्टमेंट का बजट कितना होता था, जो हमारा कमिटेड लायबिलिटी होती थी, जो हमारे सैलरी कंपोनेंट होता था, उसके अलावा अलग से टूरिज्म में बजट का प्रावधान था ही नहीं। जी। तो हमने अब की बार हमने कहा कि अलग से बजट का प्रावधान करना है, नई योजनाओं की शुरुआत करनी है। हमने हिमाचल प्रदेश में नई राहें, नई मंजिलें योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। जी। और उसके बाद हमने कहा कि पर्यटन का मतलब शिमला ही नहीं, मनाली ही नहीं, डलहौजी नहीं, ये नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह संभावना है। जी। और जो वर्जिन डेस्टिनेशन है, जहाँ पर्यटक नहीं पहुंच पाया है, वहाँ उनको पहुंचाना है। उस दृष्टि से नई कुछ डेस्टिनेशन हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। कुछ डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किया, उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ हम काम करने की कोशिश करके पर्यटक वहाँ पहुँचे। उसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सफल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक जिसका जिक्र आपने कहा कि भाई यहाँ पर्यटक को लाना, ये सचमुच में एक बड़ी चुनौती है। पर्यटक अपनी सुविधा से आता है, लेकिन हिमाचल में प्राकृतिक सौंदर्य है, कानून व्यवस्था अच्छी है, शांति प्रिय प्रदेश है, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आता है, लेकिन उसको सुविधाजनक आना जाना हो, उस तरफ से हिमाचल प्रदेश में सड़कों का रखरखाव वो उचित नहीं था। अब हम उस पर कर रहे हैं कोशिश। इसलिए हमने सबसे बड़े जोरदार ढंग से कहा कि जितने भी हमारे 4 लेन नेशनल हाईवे जो बने हैं, हमने युद्ध स्तर पर काम की शुरुआत कर दी। जी। और ये काम इसलिए लोगों का जीवन भी सरल हो जाएगा आने जाने का, और उसके साथ जो पर्यटक आएगा उसको वहां पर पहुंचने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक अच्छी सड़क मिलेगी, तो उसको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ में हम आने वाले समय में हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले हम सुनते थे कि हेली टैक्सी इधर लगी उधर लगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी का कभी जिक्र हुआ नहीं। बातें तो होती थी लेकिन करते कोई नहीं। हमने भी सुना था। हाँ, और हमने इस बात के लिए बोली जाती थी ये चीजें। हमेशा बोलते थे हेली टैक्सी करेंगे जी। लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से कही, हमने कहा कि भाई हेली टैक्सी के लिए कहा, अधिकारियों को कहा कि आप शुरुआत करनी चाहिए हमको। उन्होंने कहा कि समय लगेगा। हमने कहा कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 8-9 महीने टेंडर के प्रोसेस में लगेंगे।
हमने कहा पूरा साल निकल जाएगा, इससे जल्दी क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जल्दी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमारा ये सरकारी हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा रहता है और कभी कभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी समय जब खड़ा रहता है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइडिया ठीक है। हमने कहा आइडिया ठीक है तो आगे बढ़ो। तो हमने ये किया कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों के लिए हमने हफ्ते के 3 दिन समर्पित कर दिया, छोड़ दिया। पर्यटक आएंगे जाएंगे। बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत हमको ठीक है कि अभी आजकल के दिनों में थोड़ा सा अवरुद्ध रहता है, तो आना जाना कम होता है, और अन्यथा बिल्कुल पूरा फुल पैक चल रहा था जी। हमारा ये बहुत सफल योजना। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में आप देखें कि बहुत जल्दी हम और जगह भी हिमाचल प्रदेश में जो है हेली टैक्सी की शुरुआत करने हैं। जिन बातों पर भाषण होते थे वो जमीन पर हो रही है। तो ये अंतर है पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार। सर, आप कह रहे हैं कि जिन भाषण दिया जाता खाली, अब जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार महज अपने आप को ही स्थापित कर पाई है कि कोई भी कार्य, विकास कार्य अब तक नहीं हुए जमीनी स्तर पर। सरकार पहले दिन से ही स्थापित है, मजबूती के साथ स्थापित है जी। 68 में से 44 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए हैं। 2 निर्दलीय विधायकों का हमको समर्थन, 46 संख्या विधायकों की विधानसभा के अंदर है जी। और इसके अतिरिक्त मुझे लगता कि विपक्ष की जो बात आप कह रहे हैं जी। उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है जी। वो जिस परिस्थिति में, इस दौर में से गुजर रहे हैं, उस दौर का मैं जिक्र करना उचित नहीं समझता हूँ कि वो अपने आप में विपक्ष की भूमिका और विपक्ष के नाते जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको स्थापित करने में लगे हैं जी। एक जगह जाते हैं तो एक झगड़ा होता है, दूसरे जिले में पूरा हिमाचल प्रदेश का दौरा कुछ नेताओं ने पिछले कुछ अरसे में किया, कांग्रेस के नेताओं ने जी। और हर जगह जहां नेता हुआ, जहां झगड़ा नहीं हुआ जी। और खबर कांग्रेस के बैठक की कम होती थी, झगड़े की ज्यादा होती थी, तो मारपीट पर तक आ गए हैं जी। बिल्कुल। तो इसलिए स्थापित कौन हुआ है नहीं हुआ, इन सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आप समझना चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार में भी गुटबाजी है। सरकार में कतई गुटबाजी नहीं है। एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी की है जी। पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने सरकार चलाने की जिम्मेवारी मुझे दी है जी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो हमारे साथ में पूरा एकजुट होकर के काम कर रहा है, सहयोग दे रहा है और सहयोग दे करके हम आगे आज हिमाचल प्रदेश को चला रहे हैं। सर, बीजेपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस, खासकर उसमें वीरभद्र जी भी थे और उनके मंत्री भी थे, उनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी। उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या उस पर कार्रवाई की गई? देखिए, मुझे लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, तुरंत करनी है। हमने पहले दिन से कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे जी। चार्जशीट हमारे पास है, मौजूद है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और जब आवश्यक होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। सर, उसमें बीजेपी में मौजूदा मंत्री हैं, उनका भी नाम था। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेकर के जो बातें उठाने की कोशिश हो रही है उनका कोई बहुत उस तरह से नहीं है। आज की तारीख में उसका कोई बड़ा महत्व नहीं है जी। चार्जशीट दी गई थी, चार्जशीट मौजूद है, हमने कहा कि एग्जामिन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद जो है आने वाले समय में जो बातें करने की होंगी उस पर कार्रवाई की दृष्टि से वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसमें किसी के खिलाफ भी इस प्रकार की जो बात नहीं है जिसको हम इस प्रकार से कह सकें। मतलब बदले की भावना से काम नहीं, बदले की भावना से काम नहीं। सर, पूर्व सरकार के समय में धूमल, अनुराग ठाकुर और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए थे। क्या मामलों को अब सरकार वापस लेगी? देखिए, हमने ये पहले ही बड़ी स्पष्ट जैसी बात कही है। पूर्व सरकारों ने बहुत सारा वक्त इन चीज़ों में गंवाया जी। प्रदेश का नुकसान हुआ जी। विकास रुका रहा। हर रोज की खबर ये होती थी
जी। आज उसकी पेशी इस कोर्ट में है, जी। आज उसकी पेशी उस कोर्ट में है, यही होती थी। जी। आज कोर्ट ने ये कहा, अगली तारीख इस तारीख को लगी, और ये सारा, इसके अलावा कोई विकास से संबंधित कोई खबर नहीं होती थी। जी। वो दौर समाप्त हो गया। बिल्कुल। और हमने एक बात कही है कि बदले की भावना से काम नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात हमने और कही, और वो बात हमने ये कही कि जो राजनीतिक दृष्टि से कुछ मामले दर्ज किए गए, जी। जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं, और कानून के दायरे में उनकी कोई इस प्रकार की बात बनती नहीं, उन सारे मामलों को हम वापस लेंगे, और हम उन पर वापस ले रहे हैं। और उसी दृष्टि से बहुत सारे मामले धूमल जी के खिलाफ, अनुराग जी के खिलाफ जो दर्ज हुए हैं, उनमें से बहुत सारे मामले वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। यानी सर HPCA का मामला भी फिर अपना सरकार ने अपना पक्ष रखा है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी। अंततः सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अपनी राय देगा। जी। और जो कोर्ट का निर्देश होगा उसके अनुसार होगा। जी सर, अभी तक सरकार बोर्डों, निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तैनाती नहीं कर पाई है। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है इन तैनाती में? क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये लाजमी है क्या कि तैनाती तुरंत ही करनी है? कि हम फिजूल खर्ची को रोकने की एक तरफ बात करते हैं, जी, और एक तरफ हमारे इस तरह से हम प्रश्न खड़ा करें कि भाई ये तैनाती नहीं हो पा रही है। जी। सरकार बनी है, सरकार चल रही है, समय समय पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर ही, सरकार बनने के 1 महीने के पूरी अंदर तैनाती की गई थी, और पूरा जो है वो 9 CPS बना दिए। जी। और लगभग 40 से ऊपर, 45 के लगभग 40 से 45 के बीच में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना। जी। यानी कि बहुत मस्ती की सरकार। और मैं इस बात को कहता हूं कि राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल में अपने साथियों को साथ लेकर चलना, साथियों के लिए स्थान देना, सम्मान देना, ये आवश्यक भी होता है। उस दृष्टि से बहुत सारे साथियों को अकोमोडेट करना, उनको काम देना सरकार के लिए भी जरूरी होता है, संगठन के लिए भी जरूरी होता है। उस दृष्टि से कुछ चीज़ें करने की हैं, लेकिन हम समय में चरणबद्ध तरीके से करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करते। सर, एक केंद्र में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको कहा जाता था, संसद में कहा जाता था कि वाजपेयी जी तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। हिमाचल में वीरभद्र जी कहते हैं कि जयराम जी तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। चलिए, अपने अपनी सारी चीज़ों को लेकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, उस पर मुझे नहीं टिप्पणी करनी है। अटल जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था जी, और उनका निधन होने से देश को नहीं, एक विश्व को एक नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है। जी। और हिमाचल प्रदेश को तो और भी ज़्यादा महसूस हो रही है ये कमी, कारण कि हिमाचल प्रदेश में अटल जी ने एक बार नहीं अनेकों बार जिक्र किया कि हिमाचल मेरा अपना घर है, दूसरा घर के रूप में मानता हूँ। और ये उन्होंने बात कही नहीं, अपने व्यवहार में भी उन्होंने इस बात को दर्शाया, क्योंकि जब भी उनको वक्त मिलता था, सारा छोड़ करके वो मनाली आते थे, आराम करते थे, काम करते थे, कविता लिखते थे, कविता सुनाते थे, साथियों को मिलते थे। ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमको आने वाले समय में जो हिमाचल के साथ इस प्रकार का अपनत्व, प्यार, स्नेह इस प्रकार का रखता हो। और हमें इस बात की खुशी है कि अटल जी ने हिमाचल को प्रधानमंत्री रहते हुए सम्मान भी दिया और सहयोग भी दिया, और बहुत बड़ी तादाद में योजनाओं की शुरुआत, बहुत बड़ा केंद्र से आर्थिक दृष्टि से सहयोग हिमाचल को उनके नेतृत्व में मिला है। जी सर, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले, 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले, तो आप खासकर अभी आपका नेतृत्व है हिमाचल में, तो आपके नेतृत्व में क्या पिछली बार की तरह चारों सीटें काबिज होगी बीजेपी? देखिए, नेतृत्व तो आदरणीय मोदी जी का है जी। लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में होगा जी। लोकसभा का चुनाव आदरणीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी की अध्यक्षता में होगा जी।
और हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेवारी के दायित्व पर हैं, और इस जिम्मेवारी के दायित्व पर हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लक्ष्य रहेगा जी वो लक्ष्य यही होगा कि हमारा सरकार बनाने में 100% योगदान हो जी। और उसमें किसी तरह की कमी ना पिछली बार थी, 4 सीटें जीती थी और आगे भी हम 4 सीटें जीतेंगे। सर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटें चेंज भी की जाएगी, कुछ इस तरह से? देखिए, ये सारा हमारा, इस बारे में हमने बड़ा साफ कहा है कि ये हमारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है जी। और खास तौर से लोकसभा के चुनाव के लिए हमारा केंद्र का ही नेतृत्व अंतिम निर्णय करता है। अब की बार भी अंतिम निर्णय वही करेंगे। सर अंत में मेरा सवाल आपसे, आप मंडी से संबंध रखते हैं और पहले ऐसे में जाहिर है कि अपर और लोअर वाला जो राजनीति का समीकरण था वो चलता रहा पहले, लेकिन अब जब से आप सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ खत्म होती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने अब तक कितनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और कितनी विकास कार्य अब तक जमीनी स्तर पर शुरू हो चुके हैं, खासकर योजनाओं को? देखिए, एक तो जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो जिले या किसी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं जी। वो प्रदेश का होता है। लेकिन मैंने हाँ बात को लेकर के मैंने हंसते हंसते कहा है, अपनी बात कहने का एक अपना मेरा तरीका रहता है। मैंने कहा कि कई बार कुछ मुख्यमंत्री बनते थे कहते कि ऊपर का हो गया, दूसरे बनते तो बोलते नीचे का हो गया। तो अब की बार मैंने कहा कि भाई ऊपर नीचे की बात खत्म है, मंडी बीच में आता है, इसलिए बीच का मुख्यमंत्री है जी। इस बात का मैंने जिक्र किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने समग्र पूरे प्रदेश का विकास का एजेंडा लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करने के लिए हर जिले में सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके जहाँ अभी मुझे जाना है, बरसात के बाद, सेशन के बाद तुरंत जाना है, 2 विधानसभा क्षेत्र और सभी जिलों में मेरा प्रवास हुआ है जी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी मुख्यमंत्री ने 7 महीने के कार्यकाल में जो है 50 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र का दौरा, मैंने कहा कि 52 विधानसभा क्षेत्र का दौरा मैंने कर दिया जी। और लोगों के बीच में जाकर के लोगों ने हमको समझा और हमने लोगों को समझा, समस्या को हमने देखा और समस्या को जाकर के हमने समझा, सुना, समाधान भी किया है। तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो सारी चीज़ें करने के लिए आवश्यक थी वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं, सिवाय बदले की भावना के। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है, लोग बहुत आनंदित इस बात को लेकर के महसूस कर रहे हैं कि एक पेज अखबार का रोजाना जो भरा होता था, आज इसकी पेशी यहाँ हुई, आज उसकी पेशी वहाँ हुई, ये दौर समाप्त हो गया। अब हिमाचल प्रदेश के हर पन्ने पर विकास की खबर होती है जी। ये अंतर है जिसको अंतर को समझना और कुछ लोगों को जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी उनको समझाना भी होगा तो समझाएंगे। सर HP 24/7 चैनल पर आप हमेशा ही मुखातिब कार्यक्रम में आते रहे हैं और आपका पसंदीदा ये कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा है कार्यक्रम में, हम पहले भी शरीक हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहले भी हम पहुंचाते रहे हैं और आज ये अवसर फिर से मिला है और इस अवसर के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। मेरी ओर से शुभकामनाएं और आने वाले समय में फिर से इस दौर के दौरान फिर मिलेंगे, तो इतनी बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को संदेश, अंत में छोटा सा संदेश। मुझे सिर्फ इतना कहना है, युवाओं को, युवा देश की ताकत है, प्रदेश की ताकत है, परिवार की ताकत है। सब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें और नशे को मना करें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हम सब लोग अपने से करें। आप स्वयं से शुरुआत करें तो पूरा प्रदेश जो है नशा मुक्त हो सकता है और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है और इस देवभूमि के नागरिक होने के नाते सभी युवाओं से मेरे इस बात के लिए आग्रह है कि आओ हिमाचल प्रदेश को शिखर पर ले जाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। यही मेरा संदेश है। जी हाँ,
सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर जी, मुखातिब कार्यक्रम इन्हीं का पसंदीदा कार्यक्रम है और इन्होंने जो आप लोगों को ये संदेश दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस संदेश पर चलना जरूरी समझें और इस पर अमल भी करें। सीएम साहब, मुखातिब में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर जी। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।